दोस्तों पॉडकास्ट सुनने में तो आपको मज़ा आ ही रहा है, पर आपको पता है आप अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करके एक बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। कैसे, वो हम इस वीडियो के एंड में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर इंतज़ार नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर टैप कर लो। तो चलो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि हमने आपको बोला हुआ है कि हम नए नए तरीके के पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे, तो आज हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज हम एक ट्रांसजेंडर वुमेन के साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं जिनका नाम है कैश छेत्री। हाय, हाउ आर यू? कैसे हो? I'm good. How are you? आई एम गुड। सो कैसा चल रहा है आजकल? थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है बिकॉज ऑफ माई वर्क। मतलब एनजीओ भी संभालो, फिर और चीज़ें भी है, मॉडलिंग शूट्स वगैरह, मीटिंग्स। अच्छा, सबसे पहले ना लोगों को थोड़ी ये क्लैरिटी दे देते हैं कि ट्रांसजेंडर होता क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ही अपने मुंह से बताओ कि क्या होता है एग्जैक्टली। फाइन, सो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। दिस इज़ कैश छेत्री। मैं कैश छेत्री हूँ और मैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से बिलोंग करती हूँ। लास्ट 3 ईयर से मैं दिल्ली, साउथ दिल्ली में रहती हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ बाय प्रोफेशन, और एक्टिविस्ट और मॉडलिंग करती हूँ। ट्रांसजेंडर्स लोगों की नज़रिए में तो बहुत अलग सोचते हैं, बट जब मैं तो जैसे कि जो लड़का लड़की होते हैं, मैं अपने आप को वही मानती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, चाहे लोग अलग सोचे। बट उनके नज़र में एक जो बेगर्स होते हैं, जो मांगते हैं, या जो सेक्स वर्क करते हैं, जो रोड्स में खड़े होते हैं, तो उनको वो लोग ट्रांसजेंडर्स मानते हैं कि हाँ ये ट्रांसजेंडर है, ये मांगते हैं, ये लोग लाइक शादियों में नाचते हैं। वो कॉन्सेप्ट है लोगों का। बट हम अंदर से एक वुमेन है, वी हैव अ हार्ट ऑफ वुमेन, और हम अपने आप को वुमेन ही मानते हैं। तो मेरी नज़र से वो है। लोगों की नज़र से एक हिजड़ा फैमिली को बिलोंग करने वाले को ही ट्रांसजेंडर बोला जाता है। cisgender सोसाइटी जो कि गलत है। डेफिनेटली गलत है। तभी वी आर लाइक, हम एक्टिविस्ट, हम सब प्रोटेस्ट करते हैं फॉर हमारे काम के लिए। अब जैसे कि पुराने लोग जो थे, जो ट्रांसजेंडर्स थे, उनका देखो वो कल्चर है जो वो करते आ रहे, क्योंकि वो लोग अनएजुकेटेड होते हैं, तो उनके पास कोई सोर्स नहीं है कमाने का, करने का। सो दे हैव टू डू सेक्स वर्क, और उनको बेग करना ही पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। बट जो 21st सेंचुरी की, जैसे कि मैं हूँ, तो अभी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैंने मास्टर्स कर रखी है, MSW कर रखी है, तो मैं अच्छे काम कर सकती हूँ। जो आने वाली जनरेशन है, मैं उनको सिखा सकती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स बस वही नहीं करते हैं, और चीज़ें भी कर सकते हैं। तो लाइक यही सब चीज़ें हम कर रहे हैं। एक्टिविस्ट लोग सब आगे आ रहे हैं। रिसेंटली अभी जब मैं रोडीज़ का ऑडिशन के लिए गई थी, वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिली कि बीइंग अ ट्रांस पर्सन, 40,000 लोग के ऑडिशंस में मैं एक अकेली ट्रांसजेंडर वुमन थी, बट स्टिल उन्होंने मुझे कंसिडर नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन, कि नहीं, लाइक उनको क्या पता, अच्छा नहीं लगता होगा, एनवायरनमेंट ख़राब होगा, उनकी सोच में क्या है। बट मैंने अपना बेस्ट दिया, बट उन्होंने मुझे तब भी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, यू आर नॉट सुइटेबल फॉर द शो। हमारा चैनल मतलब हमारा चैनल ऐसा नहीं मानता, ये नहीं मानता। उनका वो ड्रामा था, मतलब बहाना कर दिया, फिर दे रिजेक्टेड मी। सो ऐसे बहुत रिजेक्ट फेस करनी पड़ती, मुझे ऐसा करना पड़ता है, तो मेरे जैसे और कितने लोग हैं, तो उनको कितना करना पड़ रहा होगा। तो अच्छा, इस ट्रांसजेंडर को थोड़ा और सरल भाषा में ऑडियंस को बताने के लिए क्या होता है, लाइक बिफोर यू आर अ गाय, नाउ यू टर्न इनटू अ गर्ल, सो ये होता क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर? वो ये ऑपरेशन से होता है, ऐसा होता है, या फिर कुछ और तरीका है, कुछ और चीज़ होती है? बेसिकली ऑडियंस को क्लैरिफाई कर दो चीज़ें, ताकि उनको मालूम पड़ जाए। फाइन, सो मैं एक मिथ क्लियर करूँगी। LGBTQ में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स और क्वेयर कम्युनिटी आती है। लेस्बियंस मतलब कि जो लड़की बायोलॉजिकल लड़की एक लड़की से प्यार करती है, उसको लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है, दैट्स लेस्बियन। बाइसेक्सुअल मीन्स जो लड़के के साथ भी कंफर्टेबल है, लड़की के साथ भी है, ट्रांसजेंडर्स के साथ भी है, सबके साथ है। ट्रांसजेंडर मतलब जो एक लड़का जब पैदा होता है, वो एक मेल बॉडी में ट्रैप होता है, एक वुमेन हार्ट लेके वो एक लड़कों के शरीर में फंसा हुआ होता है। उसको वो बॉडी नहीं पसंद जो वो पैदा हुआ था, उसको लड़की बनना पसंद है, उसको सब चीज़ लड़की जैसे दिखने का शौक है, चुन्नी ओढ़ना, काम करना, बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद है, लाइक अ गर्ल। तो वो ट्रांसजेंडर्स में आते हैं। और क्वेयर कम्युनिटी, उनका एक आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है कि वो क्या है, वो एज अ गाय भी काम करते हैं, एज अ गर्ल भी काम करते हैं। एंड हिजड़ा फैमिली इज डिफरेंट, दे आर फ्रॉम द कल्चर्स। इफ मैं उस कल्चर को अपनाऊंगी तो मैं एक हिजड़ा कहलाऊंगी, बट मैं वो कल्चर में नहीं जाना चाहती हूँ। वो कल्चर एक उनका अलग प्रथा चलती आ रही शुरू से, वो लोग वही फॉलो करेंगे और मुझे वहाँ पे नहीं जाना।
इफ़ मैं वहाँ पे जाके वो कल्चर फॉलो करूँगी तो मैं भी एक हिजड़ा कहलाऊँगी, मैं एक हिजड़ा फैमिली फिर बिलोंग करूँगी। मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर्स वुमन नहीं बोल सकती क्योंकि मैं एक लड़का से लड़की बनी हूँ, क्योंकि मुझे लड़की बनने का शौक था। आई डोंट वांट टू बी हिजड़ा। हिजड़ा मुझे अभी भी बोलते हैं, बट मुझे वो कल्चर नहीं फॉलो करना जो होते। जैसे कि नॉर्मल इंसान होता है, अब जो सनातन धर्म को अपनाते आते एक नॉर्मल लड़का ही होता है, बट वो जब साधु बन जाते लोग उसको मानने लग जाते हैं कि ये साधु है, ये भगवान है, ये गुरु जी है, बहुत सारी चीज़ है। वैसे ही हिजड़ा फैमिली को भी वैसे ही सोचते हैं कि इनको भी हम मानेंगे, इज्जत देंगे, सब चीज़ करेंगे, बट मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती। मैं अपने आप को वुमेन मानती हूँ, मैं एक लड़की की जैसी ज़िंदगी जीती हूँ, मेरी लाइफस्टाइल एक लड़कियों की तरह है, मैं एक अच्छा काम करती हूँ, मैं सब चीज़ करती हूँ, तो मुझे उस तरफ नहीं जाना। तो हिजड़ा वो है जो उस कल्चर में चला जाता है, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन अ मेल बॉडी, तो आपने अब कुछ यू वेंट थ्रू सम सर्जरी कुछ? यस, हम लाइक पहली प्रोसेस होता है कि हम लाइक डॉक्टर्स से, साइकेट्रिस्ट से हम ट्रीटमेंट्स लें, उनसे सलाह लें कि क्या करना चाहिए, उस अकॉर्डिंग, जैसे कि आप किस एज में ट्रांसफ़र कर रहे हो। जैसे कि मैंने 17 के साल में मैंने ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया था। मैं अपने घर से आ गई थी दार्जिलिंग से दिल्ली 12th करने के बाद। फिर मैंने 17 साल की उम्र से दवाई लेना शुरू कर दिया था, लाइक डॉक्टर के अंदर, एक साइकेट्रिस्ट के अंदर मैंने अपना दवाई लेना स्टार्ट कर दिया था। किस चीज़ की दवाई हो सकती है? दैट्स हार्मोन्स, यू नो, आपकी जो टेस्टोस्टेरोन, वो मेल हार्मोन्स जो होती है वो फीमेल में कन्वर्ट होती है, तो उसका हम दवाई लेते हैं। तो वो दवाई मैंने स्टार्ट कर दी, मतलब मैंने कम एज में स्टार्ट कर दी, तो वो बहुत जल्दी काम कर गया। अब लोग बहुत लेट भी स्टार्ट करते हैं, किसी को बहुत लेट समझ में आता है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि वो एक लड़के की ज़िंदगी जीते रहते, बट उनको लास्ट में लगता है कि नहीं, अब मैं नहीं जी सकता इस बॉडी में, मैं हूँ ही नहीं ये, मैं मतलब समाज के लिए, अपने घर के लिए मैं वो हूँ, मतलब मजबूर हूँ कि मैं अपने आप को नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो ऐसे सोच के वो लास्ट में भी करते हैं, 40-50 की उम्र में भी लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये से दवाई से शुरू होता है, दवाई की 3 साल का लाइक आपका कोर्स होता है, फिर उसके बाद अदर्स ट्रीटमेंट्स होती है जो आपको करना चाहिए, आप कर सकते जो आपके ऑर्गन्स या लाइक आपका ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, वट एवर यू वांट, आप 3 साल के बाद दवाई के कोर्स के बाद आप कर सकते। एंड वो दवाई लीगली मिल जाती है? नहीं, वो बहुत हैवी डोज होता है, लाइक अ ड्रग। जैसे कि एक इंसान ड्रग लेता है ना तो वो पागल हो जाता है, सेम वही ड्रग होता है। आपको उस टाइम पे, उस पीरियड पे पता ही नहीं लगता आप क्या कर रहे हो। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बहुत अंडर एज में थी, मैं 18 भी नहीं थी, मैंने 17 साल से, मतलब पहले तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, जैसे कि दोस्तों के चक्कर में कहीं ना कहीं से गूगल में ढूंढ के, होता है ना जोश की, नहीं मुझे लड़की बनना है, तो मैंने ले ली थी। तो बहुत ही प्रेशर, यू नो, एक मतलब अकेलापन, बहुत दिमाग में प्रेशर, गुस्सा आना, मतलब मैं इतनी काम हूँ, मैं अपने इन्वायरमेंट में इतनी काम हूँ, बट जब दवाई लेती थी ना तो गुस्सा आता था। तुम कुछ बोल दो कि मुझे आगे से मुझे उसका आंसर इजीली नहीं देना होता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, अग्रेसिव नेचर हो जाता था, ऐसे होता था उस दवाई से। इतनी ईजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो सर्जरी में कितना टाइम लगता है वैसे? 3 इयर्स के बाद आप जब प्रॉपर हो जाओगे, आपकी बॉडी में फुल फीमेल हार्मोन्स आ जाएगा, फिर आपको डॉक्टर बोलेंगे कि आपको क्या करना है। विदाउट डॉक्टर्स के उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यू नो, बहुत मेजर सर्जरी है, एक नया जन्म बोल सकते हैं। वहाँ पे मैं मर भी सकती हूँ, वहाँ पे मैं जी के भी आ सकती हूँ, ऐसा सर्जरी होती है। तो एक बात बताओ, आपने ये रियलाइज़ कब करा कि ठीक है, मतलब ऐसा क्या हुआ कि ओके यू नो, आपने रियलाइज़ किया कि आप एक लड़का नहीं लड़की हो, ऐसा क्या हुआ? यू नो, जब शुरू से ही व्हेन आई वाज इन स्कूल बहुत हैरेसमेंट भी होता था हमारे साथ स्कूल्स में, यू नो, कि लड़की है, ये लड़की जैसी है। ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड्स गर्ल ही होती थी, तो उनके साथ ही खेलती थी, घर पे रहना, घर का काम करना। मेरा भाई बाहर जाता था खेलने कूदने, कुछ भी चीज़ें करने, मैं घर पे ही रहती थी। तो वो हरासमेंट होता था, तो मतलब खुद को पता भी ना लगे ना, सोसाइटी तुम्हें नाम दे देगी कि तुम ये हो। मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता मैं क्या हूँ, मैं तो ऐसी बुद्धि, छोटी उम्र में क्या पता लगता है, बस सोसाइटी बोल बोल के ये लड़की है, ये लेडी है, ये लेडी बॉय है, ये है, बहुत सारे नाम दे देते थे। तो ऑफकोर्स एक इंसान के, बच्चों के दिमाग में बहुत जल्दी कैच हो जाता है, जो समझ में आती है ये लोग मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मेरे अंदर क्या है, मैं तुझे यही अच्छा लगता है खाना बनाना, घर पे रहना, ये करना, बट मुझे बोल क्यों रहे ये सब ऐसा। फिर जब धीरे धीरे ये सब होता गया, जब मैं 10th में आई, 10th के बाद में जब हायर सेकेंडरी में 11th में आई, फिर मुझे पता लगा कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ इस बॉडी में, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं ऑनलाइन इंटरव्यूज़ देखती थी, दार्जिलिंग में ही इंटरव्यूज़ देखती थी, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसजेंडर्स के बारे में पढ़ती रहती थी। फिर जब मैंने दार्जिलिंग छोड़ा, जब मैं फिर घर आई, दिल्ली आई, दिल्ली वाले घर, फिर दिल्ली वाले घर आके भी मुझे बहुत टाइम लगा खुलने में, क्योंकि घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे,
मुझे ऑफिस भी मैंने 17 की उम्र में जो एनजीओ में मैं अभी काम कर रही हूँ वहीं पे मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे लेके जाना लेके आना ये सब चीज़ें करते थे मेरे घर वाले ना। तो एक टाइम आया कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती, फिर मैं वहाँ से मैंने बोल दिया मेरा काम शिफ्ट हो रहा है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और जो होगा देखा जाएगा। फिर वहाँ से निकल गई, फिर मैंने अपने आप को ट्रांसफ़र करने स्टार्ट कर दिया। लाइक मेरा बर्थडे न्यू ईयर में आता है तो मैंने न्यू ईयर से ही अपना फिर नेक्स्ट जो बर्थ है रीबर्थ मैंने खुद ले लिया कि अब मैं इसी कपड़ों में ही रहूँगी, आई एम कंफर्टेबल इन दिस ड्रेस ओनली। तो मैंने अपना जर्नी वहाँ से शुरू किया 2019 में। अच्छा, ट्रांसजेंडर को जैसे व्हेन यू वर अ बॉय, तो तुम उस टाइम पे तुमको ऐसे रियलाइज़ होता है कि हम लोग बॉयज़ से ही अट्रैक्ट हो रहे हैं या गर्ल्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या वो क्या जोन होती है? लाइक हमें यही फील होता है कि जो हमसे प्यार करेगा ना उसी से ही हमें प्यार होने लग जाता है उस टाइम बीट अ पे। गर्ल और अ गाय। नॉट विद द गर्ल, गर्ल के साथ एक अलग परसेप्शन से होता है, बट जब एक लड़का करीब आता है ना तो हमें ये लगता है कि ये मेरे लिए क्या पता अच्छा सोच रहा है, ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रहा है, ये मुझे टॉफ़ी क्यों दे रहा है, स्कूल में ये मेरे साथ क्यों है, बाकी लड़के के साथ ये क्यों नहीं बैठा है। तो एक वार्म सी फीलिंग आती है अंदर से कि मतलब ये मुझे इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा है, अटेंशन क्यों दे रहा है। तो एक वो हो जाता है कि मतलब प्यार से एक बॉन्ड बन जाता है। तो इसी से ही शुरुआत होती है हमारी सबसे पहला प्यार की, कि हम एक लड़के में प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लड़कों से अट्रैक्टेड हो एंड तो मेन प्रॉब्लम बस बॉडी की थी, क्योंकि गेज में भी ये चीज़ वो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो लड़कों से ही अट्रैक्टेड होते हैं। तो मोस्टली लोग मतलब आपने बॉडी स्विच करना या वुमेन बनना क्यों सोचा? क्योंकि सोसाइटी में गेज को भी मतलब एक्सेप्ट करते ही हैं लोग, वो भी हैं ही पार्ट सोसाइटी का हमारी। फाइन, तो मैं आपको इसका जवाब दूंगी। गे इज लाइक गे डिफरेंट, वो गाय है बट वो एक लड़का होके ही कंफर्टेबल है वो लड़के से प्यार करने के लिए। मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल, मैं एक गे बन के नहीं रह सकती हूँ। ट्रांसजेंडर्स वुमेन के अंदर ये आता है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की की भेष में ही रहूँगी और मैं लड़के से लड़की बन के ही मिलूँगी। मैं मतलब उस भेष में नहीं रह सकती कि शर्ट पहन पहन के मैं लड़के से प्यार नहीं कर सकती हूँ। तो गे कर सकते क्योंकि वो घर पे रहते हैं, सोसाइटी के उनको डर होता है, माँ बाप का उनको डर होता है, तो वो खुल के भी नहीं आते, वो ज़्यादा गर्लिश भी नहीं होते हैं। एक ट्रांसजेंडर वुमेन के अंदर ऐसा होता है कि वो बहुत गर्लिश होती है, तुम्हें जीने ही नहीं देगा, सोसाइटी जीने ही नहीं देगा, तुम चलोगे भी तो क्या करे, ना तुम्हें घर वाले जीने दे रहे ना सोसाइटी जीने दे रहे, तो बन ही जाओ। इससे अच्छा तो अपनी ज़िंदगी भी जियो, लोगों का भी मुँह बंद हो जाएगा। नाउ योर फैमिली सपोर्ट्स यू, अभी सपोर्ट करते हैं? उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, बट हाँ ठीक है, वो बोलते हैं कि तू अपनी ज़िंदगी जी रही है, ठीक है जीती रहे, इतना नहीं करते। लाइक पहले तो बहुत हंगामा हुआ था, पुलिस केस हो गया मेरे, जहाँ पे मैं रहती हूँ साकेत में, वहाँ पे मेरे पुलिस आ गए थे। तो मतलब मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो उन्होंने पुलिस केस कर दी थी कि गायब हो गई है, ये है वो है। मतलब मेरा यूट्यूब में मैं बहुत जल्दी फेमस होने लग गई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा काम के लिए इन सब चीज़ों के लिए बहुत वो हूँ पोटेंशियल, क्योंकि मैं ढूंढती रहती हूँ। तो यूट्यूब में मेरा इंटरव्यू आया, मैंने एक MTV का ऑडिशन दिया था, तो मेरा वो बहुत वायरल हो गया पिक्चर ना, क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर पर्सन थी, सबसे पहले डेटिंग शो में इंटरव्यू देने वाली या ऑडिशन देने वाली। तो वो यूट्यूब में मेरा बहुत वायरल हो गया, सबने देख लिया, घर वालों ने देख लिया, मेरे इंस्टाग्राम में सबने देख लिया। तो घर वालों ने सोचा कि नहीं अब ये हाथ से जा चुका है तो अब इसको कुछ नहीं बोलते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे समझाया, उनको यही लगता था पहले कि क्या पता ये भी मांगता हो बाहर जाके, ये भी रेड लाइट्स में खड़ा होता हो, ट्रेन में क्या पता साड़ी पहन के मांग रहा हो। सबको यही लगता था, मेरे घर वाले के इंक्लूडिंग मेरी दादी भी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे मतलब पाला पोषा मेरी दादी नहीं है, तो उनको ये लगता था कि अभी नहीं आएगा, क्या पता इसको किसी ने फंसाया हो, हिजड़ा फैमिली आके इसको ले गए हो, इसको फंसाया हो पैसे कमाने के चक्कर में, क्या पता इसको लालच दे के लेके गए। लोगों को ये था, बट ये नहीं पता कि मैं अपने आप गई हूँ, मुझे अपने आप बनना था ये सब चीज़ें। मेरे घर वालों को यही लग रहा था, और वहाँ पर सब लोग ये बोलते थे मेरे उधर गाँव पे दार्जिलिंग में कि माँ बाप ने पैसे कमाने के चक्कर में लड़के को हिजड़ा बना दिया। ये तो बहुत बुरी चीज़ है। सब मतलब तुम बोल नहीं सकते हो कि मतलब इतना ज़्यादा हरासमेंट, मेरे दादी 80 ईयर्स की है, उनके घर में जा जाके तुम्हारा पोता तो ये बन गया, तुम्हारा पोता तो साड़ी पहन के वीडियो डाल रहा है, ये क्या है। बेचारी अकेले इंसान क्या करेगी, घर में कुछ नहीं कर सकती। वो सुनती थी, वो रोती थी, सोचती थी कि अभी ऐसा हो गया, इसको लेके गए। फिर मैंने धीरे धीरे समझाया कि नहीं, मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, तुम लोग ऐसे मत सोचो। तो मैंने उनको धीरे धीरे समझाया, बहुत टाइम लगा। दादी भी समझ चुकी है
कि हाँ ठीक है तू जी रही है तो जीने दे। अभी भी फ़ोन आता है तो बोलती है चल तू खुश है ना, जी रही है ना। जब मैं साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो बोलती है अच्छी लग रही है साड़ी तुझ पे। अब उनको थोड़ा सा चेंजेस आने लग गया है कि हाँ ठीक है ये खुश है तो हम भी खुश हैं। चलो ये सही है, ये बढ़िया चीज़ हो गई। हाँ मतलब मेरी मम्मी पापा उतने नहीं है जितने दादी है, क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स पाला पोसा है। तो एक क्रिमिनल को भी एक माँ बेटा ही मानता है, चाहे वो रेपिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो रेप करके क्यों ना आ जाए, बट एक माँ का दिल तो वही होता है ना कि ये मेरा बच्चा ही है। मैं ये बोलती हूँ कि तुम सबसे पहले ये मत सोचो कि मेरा लड़का है या मेरी लड़की या मेरा कोई हिजड़ा है या क्या है। सबसे पहले ये देखो कि वो तुम्हारा बच्चा है सबसे पहले, यू नो, उससे पहले वो तुम्हारा बच्चा है, फिर आगे का जो होगा वो देख लेंगे। अच्छा, और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जो पहले के फ्रेंड्स थे और अब जो है? मतलब मैंने तो सब चीज़ ब्लॉक कर दिया था वहाँ से। बहुत फ्रेंडों के साथ थे सोशल मीडिया में, सब चीज़ होता था, फिर मैंने ब्लॉक कर दिया था उन सबको। फिर यू नो धीरे धीरे जब मैं ये एक मूवी आई थी चंडीगढ़ खड़े हासी की, बहुत फनी मोमेंट है। हाँ और वहाँ पे ट्रांसजेंडर वुमेन की स्टोरी है, यू नो, आई एम वेरी लाइक ऑब्सेस्ड विद दैट मूवी। मैंने देखी तो बहुत अच्छी, मुझे ऐसा लगा मैं ही हूँ वानी कपूर। मुझे लगा मैं ही हूँ वहाँ पे। और उसका जब मैंने फिल्म देखा ना, तो उसी दिन रात को मैं फिल्म देख रही थी, देखते देखते मेरे माइंड में ये आया, मैंने बोला मैं कब तक सोशल मीडिया से छुपूंगी, मैं तो नहीं छुप सकती इतनी देर तक। अब मैंने प्राइवेट अपना अकाउंट 6 महीने तक कर लिया है, कब तक करूँगी, सबको तो पता ही लग गया। फिर मैंने वो मूवी देख के मैं इंस्पायर हो गई, नहीं अब मैं भी ऐसी ही बनूंगी, मैं भी ऐसे ही करूँगी। फिर मैंने उसी रात अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक सब प्राइवेट से हटा दिया, सब चीज़ खोल दिया, जिसका फ्रेंड के आना आते रहे, फ्रेंड्स का आना आते रहे, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने सब चीज़ खोल दी, मैं अपने अपने काम करना शुरू करा उस मूवी को देख के कि मैं भी ऐसे ही बनूंगी, मैं भी वानी कपूर ही बनूंगी। असल में मुझे भी वो बॉडीगार्ड सा लड़का मिलेगा। तो मतलब एक इमेजिनेशन में चल के मैंने अपना फिर सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया कि नहीं अब मैं यही हूँ। सही है। और वैसे आप पार्टी वार्टी का बताओ, कैसी रहती हैं आप लोगों की पार्टीज? अलग से होती हैं काफ़ी, उसमें मतलब क्या होता है, कैसे फन करते हो आप? अलग तो नहीं होता, लाइक इंडिया में एक होटल है ललित होटल, जो केशव सूरी सर वो करते हैं, वो फाउंडर है वहाँ के। तो उनके होटल में एक फ्री पार्टी होती है किटी सू, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, लाइक कोई भी जा सकता है, ना कि LGBT कोई भी जा सकता है, बट वो LGBT के लिए फ्री पार्टी है, क्योंकि लोगों को ये लगता है LGBT लोगों को जाने नहीं देते स्ट्रीट क्लब्स में। तो वो सर को ये लगा कि नहीं, इनके लिए भी कुछ ना कुछ एक रिफ्रेश होने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करते, पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करते, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होती है, ड्रैग क्वींस नाचती है, यू नो, ड्रैग्स आती है, ड्रैग्स नाचते, तो वहाँ पे एक एंटरटेनमेंट हो जाता है। बट धीरे धीरे अभी सभी स्ट्रीट क्लब में भी ओपन है, क्योंकि मतलब माइंड थोड़ा थोड़ा चेंज तो। ड्रैग क्वीन का कॉन्सेप्ट बता सकते हो आप, क्या रहता है? लाइक ड्रैग क्वीन को उनकी आउटफिट से जाना जाता है। ड्रैग लड़का भी हो सकता है, ड्रैग लड़की भी हो सकती है, कोई लड़की लड़का गे कोई भी हो सकता है ड्रैग क्वीन। मतलब उनके आउटफिट, उनके मेकअप जो वो दिखते हैं, उनसे उनको जज किया जाता है कि ये ड्रैग क्वीन है। जैसे कि कोई एक लड़का भी नाचता है वहाँ पे लाइक लड़की भी नाचती है, वहाँ पे ट्रांस भी नाचती है, उनके वो आउटफिट से उनको जज करा जाता है कि वो क्या है। तो वो एक कल्चर में आता है, वो भी एक रियलाइजेशन है कि हाँ मैं ड्रैग क्वीन, या फिर वो बस एक ऐसे ही करते हैं, उनको मेकअप करना अच्छा लगता है तो वो कर रहे हैं, या फिर वो भी एक कुछ इंटरनल रियलाइजेशन होती है? हाँ ऑफ कोर्स, अंदर से तो वो कोई गर्लिश होती है, क्योंकि गे पर्सन भी ड्रैग क्वीन का डांस करे, एक तो कमाई है मेन चीज़, तो सोर्स ऑफ इनकम है लोगों की। अच्छा। तो वो करते हैं, और लड़के भी तो नाच रहे, लड़के को क्या जरूरत है नाचने की, ड्रैग क्वीन बनने की क्या जरूरत है, गोगो बॉयज बोलते क्या जरूरत है, स्ट्रेट बॉयज भी नाचते हैं। हाँ मेरा फ्रेंड ललित पार्टी में जाते जाते मैं नेक्स्ट पार्टी में देख रही हूँ वो गोगो बॉय बन गया, वहाँ पे डांस कर खड़ा होके नाच रहा है। गोगो क्या होता है? मतलब जो लड़का होते हैं उनको गोगो बॉयज बोलते हैं, लड़की ना तो जो करते हैं उनको ड्रैग क्वींस बोलते हैं। अब जैसे कि एक बार में जैसे लड़कियां नाचती, जैसे खुबानी में एरो सिटी में वहाँ पे अफगानी रशियन लड़कियां नाचती है, सेम वैसे हमारी पार्टी में ड्रैग क्वींस नाचती है बस। तो नॉर्मल क्लब्स में वैसे आपको एंट्री तो देते ही होंगे आप? हाँ मैं तो जाती हूँ, लोग फिर ये देखते ना कि कैसे है ट्रांस पर्सन भी, लोग ये देखते सबसे पहले कि इसका कपड़ा कैसा है, इसकी प्रोफाइल कैसी है, मतलब क्या पता यहाँ पे आके गंद न मचाएं, बहुत सारी चीज़ें, हमारे कस्टमर्स को कुछ उल्टी सीधी हरकतें ना कर दे, तो ये सोच के वो एंट्री नहीं देते। सबसे पहले वो देखते हैं, प्रोफाइल्स देखते हैं कैसी है कैसी नहीं है, फिर एंट्री देते। बट मैं तो जाती हूँ, साउथ दिल्ली के मोस्टली क्लब्स वाले मुझे जानते हैं। और आपको लड़के अप्रोच करते हैं तो क्या बोलते हैं, कैसे ड्रंक अप्रोचिंग रहती है तो क्या? सबसे पहले तो मतलब मैं इतनी वो नहीं हूँ लड़कों के लिए, आई एम डेमिसेक्सुअल, यू कैन से, मैं डेमिसेक्सुअल हूँ।
मतलब इतनी जल्दी में इंटरेक्ट नहीं होती लड़कों से, यू नो, आई टेक टाइम्स, मुझे जानने के लिए टाइम लगता है, फिर मैं उसके साथ कुछ कर सकती हूँ, चाहे मैं हुकअप ही क्यों ना करना हो। मैं इंस्टेंट क्लब में जाके नहीं कर सकती, उसका मैं नंबर लेके आऊँगी, बट मैं उससे एक हफ्ता बात करूँगी, इंस्टाग्राम ID चेक करूँगी, ये करूँगी, सब चीज़ करूँगी। वेरिफिकेशन। जेन्युइन है कि नहीं बंदा। एग्जैक्टली तो तब करके मैं बहुत जगह में फंसी भी हुई हूँ, यू नो। कैसे फंसी है मतलब? मतलब लड़के ना ये सोचते हैं, जैसे कि बहुत बाहर से लड़के जो आते हैं ना, मोस्टली मैंने फॉरेनर्स को डेट किया है, रशियंस लड़के, ईरानी और अफगानी को मैंने डेट करे हैं। तो उनको ना ये लगता है कि उनका माइंड में ये ड्रग्स स्मगलर्स टाइप के होते हैं बाहर के जो लोग, ये जो नाइजीरियन अफगानी, ये सब यही करते हैं। दिल्ली में भी, दिल्ली में भी। ऑफ कोर्स मैं बता रही स्टोरी को। तो ना उनको ये लगता है कि इनको हम पटाएंगे तो इनके साथ मिलके हम ड्रग्स का काम कर सकते हैं, अच्छा। यू नो। उनको ये लगता है कि इनको कौन चेक करेगा, इनको पुलिस का चेक करेगी, इनकी बॉडी में कौन हाथ लगाएगा। उनको ये लगता है कि इससे हमें बेनिफिट मिलेगा, तो वो लोग प्यार में फंसाने के, झांसे में लाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही है मेरे पीछे। मुझे लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इस लड़के के साथ मुझे नहीं रहना, और वो लड़का उस दिन से गायब है, आज तक नहीं आया। क्या एक बार डिटेल में बताओ वो मैं क्या इतना नहीं करता बोलूंगा। था? कितने टाइम डेट किया था और वो एकदम? 7 मंथ तक अच्छा था, 7 मंथ तक मतलब बहुत ही अटेंशन देने वाला। मैं ऑफिस में होती थी, बहुत बिजी, ऑनलाइन काम होता है, इरिटेट करता था। मैं सोचती थी ये करता क्या है, बाहर का तो है, करता क्या है, घर पे ही रहता है। सोचती थी मुझे इरिटेट करता है, वॉशरूम जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं, इसके पास इतना टाइम है आदमी होके भी। मैं सोचती थी, तो उसका अलग ही कुछ चल रहा था होगा। कभी बोलता था मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, क्या पता उसका सप्लाई होता होगा। तो उसके ये प्लान किया था कि वो मेरे घर में ड्रग्स रखेगा। ओह, मुझे नहीं पता था, मेरे फ्रेंड मुझे समझाते थे, पर उस टाइम में बहुत छोटी थी, 18 साल की थी। तो ऑफकोर्स एक प्यार मिल गया, सोचते थे कि लड़का मिल गया तो सब चीज़ वही है, ऐसे होता है ना। तो उसने मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए नहीं बोला, बट उसका प्लान प्रॉपर था, इसको पहले मैं फंसाऊंगा, प्यार में सब चीज़ करूँगा, सब चीज़ करता था, खर्चा भी करता था, सब चीज़ करता था। बट अब मैं तो प्यार में आ गई थी। फिर मेरे फ्रेंडों ने समझाया कि नहीं ऐसे मत कर, ये सब अच्छा नहीं है, और ये लड़का ऐसा ऐसा, इसका आधार कार्ड भी नहीं है, तो बिना आधार कार्ड में इसको घर पे बुला रही है, इसके साथ घूमने जा रही है, कभी कुछ कर देगा, क्या होगा। लिटरली मैंने एक दिन बोला सुनो हम ओयो जाएंगे। तो मैं घर पे फ्रेंड है तो हम ओयो पे मिलेंगे। तो ऑफकोर्स ID कार्ड लगती है, मैंने गेम खेला तो उसके पास ID कार्ड ही नहीं था। और तो फिर मुझे उसने बोला मेरे पास ID कार्ड भी नहीं है, वीज़ा भी नहीं है, पासपोर्ट। मैंने बोला फिर अफगानिस्तान से यहाँ आया, फिर कहाँ गया सब चीज़, और तुझे घर कैसे मिल रहा है यहाँ पे। उसने मुझे घर के लिए बोला था घर दिला दे अपनी ID पे। मैं पागल की तरह ढूंढ भी रही थी घर उसके लिए। फिर मुझे बाद में पता लगा नहीं दिलाना चाहिए इसको। और वो उस दिन मुझे पता लगा, मेरे फ्रेंड ने समझाया उसको, मैंने बोला, वो 1 हफ्ते तक गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर 1 हफ्ते बाद मेरे घर पे आ रहा है सीधा, उसको घर का तो पता ही था, सीधा पता नहीं झगड़ा करके या क्या करके मेरे घर पे आ गया। मुझे तो बहुत डर लगा। फिर मैं उस दिन उसको भगा दिया, मैंने सब चीज़ बोल दिया उसे, उसको पता भी लग गया होगा कि ये अब हाथ से जा चुकी है। फिर वो मेरे घर से जिस दिन से गया वो वापस आया ही नहीं। अच्छा घर से मुझे बताओ, आपको घर वर मिलने में दिक्कत आती होगी दिल्ली में या नहीं? रुलाओगे? क्या बताऊँ, यू नो 3 साल से अकेली रह रही हूँ दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली में। सबसे पहले घर लिया मैंने, वहाँ पे मेरे कपड़ों के लिए मुझे निकाल दिया, यू नो। अब मैं तो नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस ऐसे ही है, जैसे मैं अभी बैठी हूँ मैं ऐसे ही चलती हूँ। ऑफिस भी मैं स्कर्ट में और शर्ट में जाती हूँ, मुझे ना मेरे ऑफिस में रोक टोक है। तो वहाँ पे मेरे कपड़ों के लिए जज किया, मुझे 8 महीने रखा। फिर धीरे धीरे ऑनर ने, नहीं सोसाइटी जो आगे पीछे जब मैं जाती थी आती थी मुझे देखते थे, उनकी वजह से मुझे ऑनर ने एक दिन बोल दिया, यार मैं पता नहीं कहाँ गई हुई थी, कि आपको घर खाली करना पड़ेगा, घर बिक गया है। अच्छा, तो मुझे बोला, मैंने बोला अचानक कैसे बिक गया घर, अब तक तो मैं रेंट भी टाइम पे दे रही हूँ, अच्छे से रहती हूँ, और मैं तो काम करती हूँ। सबसे पहली बात तो सब मुझे जानते हैं, मैं गली पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, मतलब एक रेप्यूटेशन बना के मैंने रखी, बट क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे लास्ट में उन्होंने बोला कि आपके कपड़े ना थोड़े से छोटे होते हैं, और वहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव लोकेशन था, यू नो। बट मुझे ना उनका मतलब माइंडसेट नहीं समझ में आता, तो वही लोग रहते थे वहाँ पे, तो उनकी वजह से ही मुझे निकाल दिया वहाँ से कि ये बहुत छोटे कपड़े पहनती है। और वहाँ पे एक अम्मा रहती थी, बहुत बुढ़ी थी, उनका दुकान था आगे, इतनी बड़ी स्टिक लेके बैठी होती रहती थी मुझसे, वो अच्छे से बात करती थी, हाय हेलो नमस्ते। तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे भी मतलब तेरे कपड़ों की वजह से तुझे निकाल दिया। उन्होंने मुझे बोला
कि मतलब उनका कोई रिलेशन होगा ना, तो तेरे कपड़ों की वजह से तुझे निकाल दिया है। मैंने बोला कोई नहीं, घर मिल जाएगा, देख लूँगी। फिर मुझे घर मिलने में इतनी दिक्कत आई, मैं आईडी कार्ड पहन के जाती थी, एनजीओ का आईडी कार्ड, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती थी, वो ले जाता था, हाँ हाँ घर है ये है, फिर मैं बोलती थी मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं काम करती हूँ, ये सब चीज़ें। वो सोचता था 1 मिनट, मैं समझ तो जाती थी, और वो लेके जाता था किसी और प्रॉपर्टी डीलर के पास, ये दिखाएगा तुझे, ये मेरा पार्टनर है, ये है। अब वो भी एक ऐसे दिखा देता था कि मुझे पसंद ही ना आए। मैं देखने जाती थी, ऑफ कोर्स मुझे पसंद नहीं आता था। फिर वहाँ से भी मैं गायब। और एक ऑनर को मैंने बोला कि मुझे घर चाहिए, तो उसने बोला तुम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ढोलक वोलक तो नहीं लगाओगे, ऐसे बोला। मैं आईडी कार्ड में बैठी हूँ, मैं फुल कपड़ों में हूँ, घर लेते टाइम तो आईडी कार्ड में हूँ, मुझे बोल रहे तुम ढोलक तो नहीं बजाते। मैंने बोला सर आपको दिख नहीं रहा मैं क्या करती हूँ। अब मैं तुमसे इंग्लिश में तो बात नहीं कर सकती, तुम ना बोल सकते हो, अब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, और एक तो मैं नेपाली हूँ। नेपाली लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत गलत है दिल्ली में, है ना, नेपाली प्लस ट्रांसजेंडर। तो लोग ये बोलते थे कि तुम ढोलक बजाओगे, यहाँ पे नाचोगे गाओगे, और तुम्हारे घर पे तो रोज़ लड़के आएंगे, नए नए लड़के आएंगे, ऐसे बोलते थे। क्या पता तुम सेक्स वर्क करती हो घर पे बुला के, और तुम्हारा आईडी कार्ड बाहर का है, आधार कार्ड मेरा बाहर का था उस टाइम, बाहर का है, क्या पता आप लोग धंधा करते हो यहाँ पे, नेपाली लोग तो यही करते हैं। ये सब चीज़ें स्टेटमेंट्स मुझे मिलता था। एक तो ट्रांसजेंडर होने की वजह से नहीं मिलता था, और मैं बाहर की होने की वजह से, कि उसको हम घर नहीं देंगे, ये लोग यहाँ पे सेक्स वर्क करेंगे, लड़के बुलाएंगे, पार्टी करेंगे, ऐसे बोलते थे। तो मतलब बहुत दिक्कतें फेस करी हैं। लास्ट में जाके भी घर भी ऐसा मिलता है हमें, इनको ये लगता है कि इनसे लूटो, एक तो बाहर की है, कमाती भी होगी, लूटो, ऐसे कोई देते थे कॉम्प्रोमाइज़ में। और 10 महीने रखते थे, 11 महीने में चलो हट जाओ। ये मैंने 1 साल में 4 घर चेंज करे, सोचो। अब जहाँ रह रही है वहाँ पे बढ़िया सीन है, sorted है? अभी का ठीक है, मेरे ऑनर लॉयर हैं, कोई इतना डिस्टर्बेंस नहीं है, इतना अच्छी लोकेलिटी है, सब चीज़ सही चल रहा है अभी तक, तो सर चल रहा है, टच वुड। कुछ ना हो अभी जाके न्यूज़ ना मिले मुझे कि आप निकल जाओ। अच्छा, जहाँ पे तू काम करती है उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट डू यू वर्क, हाउ डू यू वर्क, कहाँ काम करते हैं, वो एनजीओ किस चीज़ के लिए काम करता है, वो उस बारे में थोड़ा बताओ, अपनी कम्युनिटी के बारे में। वहाँ पे सभी लोग LGBTQ के हैं या फिर अलग अलग भी हैं, कैसे होता है? आई विल नॉट नेम दैट कंपनी, ओके। तो हम साउथ दिल्ली में जैसे बहुत LGBT NGOs नहीं हैं, सब वेस्ट दिल्ली में है और इधर नोएडा की तरफ है। तो वहाँ पे बस एक ही NGO है जो इंटरनेशनल NGO है, इंडिया का सबसे पहला NGO है जिसने HIV पेशेंट्स को निकाला था, HIV निकाला था, जो बीमार इन्फेक्टेड पर्सन को। तो वो NGO है, वो साउथ इंडियन पर्सन का है। तो वहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहाँ पे सभी सिसजेंडर्स है, स्ट्रेट्स लोग, सभी सिसजेंडर्स पर्सन है। जो हम काम करते हैं, जो मेरी ग्रुप्स के हैं, जो मेरे प्रोजेक्ट में हैं, उसी प्रोजेक्ट में हम 15 LGBT लोग हैं, ट्रांसजेंडर भी है, सिसजेंडर भी है, और क्या गेज भी है, लेस्बियंस भी है हमारे प्रोजेक्ट में। और बाकी जितने भी सब स्ट्रेट्स है, सिसजेंडर है। और मेन काम हम ही करके देते हैं, हम ही बेस बनाते हैं। हम लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं HIV के लिए, STI के लिए, हेपेटाइटिस B के लिए, हेपेटाइटिस C के लिए, और क्या बोलते हैं शुगर्स के लिए जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम फ्री ट्रीटमेंट्स देते हैं। HIV जो पॉजिटिव आते हैं फ्री टेस्टिंग्स करवाते हैं, चारों टेस्टिंग्स HIV1, HIV2, STI, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाते हैं हम ऑनलाइन। तो हम लाइक बैंगलोर में काम करते हैं, बहुत सारी सिटीज़ में काम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, जैसे सिंस यूर अ ट्रांस, तो डॉक्यूमेंटेशन में कितना टफ रहता है वो चीज़ करना? जैसे तुम्हारा आधार कार्ड भी हो गया, फिर तुम कहीं जॉब कर रहे हो, वहाँ के लिए कैसे करते हो? बैंक अकाउंट भी हो गया, उसमें क्या लिखा जाता है? और लाइक जब से 377 लीगल हुआ है ना, नालसा जजमेंट जब से आया है इंडिया में, बस सुप्रीम कोर्ट ने बस दे दिया कि आर्टिकल 377 लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इम्प्लीमेंट्स नहीं है। आधार कार्ड, जैसे तुमने बोला मुझे कि आधार कार्ड के लिए इतनी प्रॉब्लम्स आती है। मेरा जो ID कार्ड था पहले का, वो ऑफ कोर्स मेल में था। तो मुझे जब मैं ऑफिस में गई थी तो वहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट में सब चीज़ में मुझे उस नाम से पुकारा जा रहा है, बट मेरा भेस अलग है। अब कितना ऑकवर्ड लगता है, इसी में मीटिंग्स में जाती हूँ, बड़े बड़े होटल्स में, अब जैसे कि हमारा ट्रेनिंग्स होती, तो वहाँ पे मुझे आधार कार्ड के नाम से बुलाया जाता था, ना कि मेरे अपने नाम से, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में वही है। तो धीरे धीरे जब NGOs वाले काम करने लगे, जैसे TI होता है, टारगेट इंटरवेंशन, एक NGOs होती है छोटी छोटी, जो दिल्ली सेक्स वो करती है, फंड्स करती है, वो लोग काम करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। दिल्ली में एक NGO है मित्र ट्रस्ट, वो मतलब बहुत नामी NGO है दिल्ली में, मतलब वो लोग काम करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो मुझे धीरे पता लगा कि NGO में ही डॉक्यूमेंट्स चेंज हो रही है। तो हम NGO के थ्रू जाते थे, तो वहाँ पे उन लोग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, सब चीज़ मांगते हैं, आपका पिछला आधार कार्ड, ये सब
और फोटोज़ वगैरह, फिर वो चेंज करके पूछते हैं आपको कौन से जेंडर में करना है अपना चेंज। आपको फीमेल करना है फीमेल कर सकते हो, और ट्रांसजेंडर करना है ट्रांसजेंडर कर सकते हो। तो ऑफकोर्स मैंने तो अपनी फ़ीमेल आईडी बनाई है, क्योंकि मैं आज आगे जाके प्रॉब्लम ना हो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि घर वर, इफ़ भगवान करे मुझे लेना पड़ जाए, इफ़ मैं ले पाऊँ तो उस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सोसाइटी को लेके फिर प्रॉब्लम आएगी ना। लोग ये बोलेंगे कि ट्रांसजेंडर को हम घर क्यों दें, क्यों बेके, ये भी बोलते। तो इसीलिए मैंने फ़ीमेल में करवाए हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में वो लोग चेंज करवा देते हैं एनजीओ वाले, और जब नहीं होता था तो मुझे एयरपोर्ट में भी रोक दिया गया था और मेरा फ़्लाइट मिस हो गया। मैंने विस्तारा की फ़्लाइट बुक करी थी, मुझे घर जाना था, तो मैं मेल आईडी में ही मैंने बुक करी थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम आईडी नहीं थी। तो डॉक्टर ने वहाँ पे, अब भेस मेरा अलग है, चाहे मैं कुछ भी कपड़े पहनूँ मैं नहीं दिखूँगी जो मैं थी। तो मैं ऑफकोर्स नॉर्मल कपड़ों में गई थी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे रोक दिया, पहले आईडी कार्ड दिखाओ, दिखा दिया, वहाँ पे मैं अलग हूँ और मैं दिख रही हूँ अलग। तो वो बोला कि आप नहीं हो ये। मैंने बोला मैं यही हूँ, आप कैसे बोल सकते हो यही हो? तो मैं यही हूँ, मेरा आधार कार्ड यही है, आप देख लो वहाँ पे सब चीज़ चेक कर लो। वो मेरा आधा घंटा खा लिया उसने मेरा वहाँ पे, मुझे जाने ही नहीं दिया अंदर। अब मैं वहाँ पे क्या कर सकती हूँ? अब मेरा वहाँ पे फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, पता नहीं किस किस को बुलाया, दुनिया भर के एविएशन मिनिस्टर्स को, पता नहीं किस किस को बुलाया कि ये ऐसे आई है यहाँ पे। फिर मैंने उनको बोला सुनो, आप मुझे एक पेपर में लिख के दो कि मैं क्या हूँ, आप मुझे एक पेपर में लिख के दो, लिखित में दे दो, ये लड़का है लड़की है हिजड़ा है क्या है, मुझे लिख के दो, फिर मैं यहाँ से जाऊँगी। ऑफ कोर्स विस्तारा जैसी फ़्लाइट ने मुझे डिनाई कर दिया जाने को मेरी आइडेंटिटी को लेके, तो मैं यहाँ से ऐसे तो नहीं जाऊँगी, या तो मैं वीडियो बना के जाऊँगी या तो मैं कुछ ना कुछ करूँगी। तो उसका वो बहुत सारे लोग आ गए थे, तो मैंने बोला मुझे लिखित में दे दो कि मैं क्या हूँ, फिर मैं यहाँ से जाऊँगी। एक तो मेरा टिकट 8-8 हज़ार रुपये का टिकट एक ही बार मेरा चला गया, मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कुछ और आई डी कार्ड दिखाओ। तो मैंने बोला ये चीज़ कोई और नहीं पूछ सका पहले कि कुछ और आई डी कार्ड दिखाओ। लास्ट में मुझे बोला मेरा फ़्लाइट चला गया, झगड़ा हो गया, दुनिया इकट्ठी हो रही है, कुछ और आई डी कार्ड दिखाओ। मैंने पैन कार्ड दिखा दी, बोला अच्छा ये आप ही हो। तो मैंने बोला अब कौन करेगा मेरा फ़्लाइट का? अब मेरा कौन? तो जो वहाँ पे था सिक्योरिटी, उसको ये नहीं पता था कि कुछ और भी पूछना होता है। वो पैसे लेके आया होगा वहाँ पे, पैसे लेके भर्ती हुआ होगा, तो उसने मुझे ऐसे फंसाया वहाँ पे भी अपने आइडेंटिटी को तो लेके। रिफंड हुआ उसके बाद या नहीं हुआ? रिफंड होना होता, मतलब वहाँ पे मैं जा रही हूँ, अंदर भी जा रही हूँ, वो बोल रहे नहीं होगा नहीं होगा, मुझे और डरा रहे वहाँ पे लोग, लड़कियाँ डरा रही हैं मुझे वहाँ पे। एक टाइम को तो ऐसे मजबूर हो गई थी कि मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ अब हंगामा होगा मैं करूँगी। मतलब मेरी एक गुरु है रुद्रानी छेत्री, हम अपने उसमें गुरु बनाते हैं, रुद्रानी मैम है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, यू मस्ट नो, लक्ष्मी नारायण मैम मेरी गुरु लगती है वो भी। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे जाने नहीं दिया, तो उन्होंने बोला अब देख होना तो हो ही गया, अब तू वहाँ पे लड़ भी नहीं सकती, क्या करेगी, पैसे तो चला ही गया, अब वापस ही आ जा। बट मैंने उनको सुनाया लिखाया, मैंने बोला मुझे लिखित में दो तुम लोग, मैं क्या हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया, मैंने भी जाने ही दिया, मैं क्या कर सकती हूँ। सही बात है। अब फिर धीरे धीरे मैंने बैंक अकाउंट का भी चेंज कर लिया, आधार कार्ड तो मैंने चेंज कर लिया। फिर एसडीएम ऑफिस भागो, लोग जाने ही नहीं देते अंदर, तहसीलदार का सिग्नेचर लेने ही नहीं देते हैं। वो लोग बोलते बाद में आओ, ये करो वो करो, तुम कितनी बार आती हो, ये भी बोलते हैं। अब इतने हज़ार लोगों में मैं एक अकेली वहाँ पे खड़ी हूँ, तहसीलदार को ये नहीं दिखा कि इस बेचारी का कर देती हूँ, साइन ही तो करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम बने किस लिए हो तहसीलदार, साइन नहीं कर सकता। उसने मुझे 1 सेकंड लेट हो गई थी, मैं खाना चाय पीने का टाइम है मेरा, उसको ये नहीं दिखा मैं कब से खड़ी और मैं अकेली हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर पर्सन अकेली हूँ हज़ारों लोगों में, हज़ारों सिसजेंडर में। तो उसको ये भी नहीं दिखा कि एक ही अकेली खड़ी है मैं साइन कर दूँ। 1 हफ्ता में भाग के साइन करवा के फिर मेरा पैन कार्ड चेंज हुआ, फिर पैन कार्ड के बाद मैंने अपने बैंक अकाउंट खोली, फिर जो मेरा पिछला था वो मैंने ब्लॉक कर दी। चलो अभी अच्छा हुआ कि सब एक फ्रेश स्टार्ट हो गई, बट आपकी लाइफ जितनी टफ है वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते। एंड आई गेस थैंक यू सो मच, आप आए इतने ओपनली, आपने सब कुछ बताया। बहुत करेज चाहिए पब्लिकली इतना कुछ बोलने के लिए, और क्योंकि सोशल मीडिया भी ऐसे ही है, तरह तरह के कमेंट। हाँ। इंसिडेंट अब भी का एक्टिविस्ट का, जब मैं गई थी, हम राजघाट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप मेरे इंस्टाग्राम में देख सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए, जॉब्स के लिए, कि हम सबको 1% तो जॉब मिलनी चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे हैं, मैंने मास्टर्स कर रखी, मेरा फ़ायदा क्या जब अब मैं प्राइवेट कंपनी में ही काम करती रहूँगी। तो उस मांग के लिए हम प्रोटेस्ट करने राजघाट पे खड़े हुए थे। पुलिस ने हमें इतना अपोज किया कि नहीं कर सकते तुम यहाँ पे प्रोटेस्ट, जंतर मंतर पे जाओ, जंतर मंतर में होता है। मैंने बोला जंतर मंतर में तो हर घंटे होता है, कोई किसी का नहीं सुनता, हम तो यहीं से करेंगे। वहाँ पे वो लोग लिटरली लाठी चार्ज करके हमें यहाँ से उधर ढकेल दिया,
उन्होंने हमें वहाँ पे वॉक भी करने नहीं दिया, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग करते। अभी शेल्टर होम जैसे कि ऑफ कोर्स एक अनाथ बच्चा होता है, उसके लिए एक घर होता है, अनाथ आश्रम होता है। एक जो बुढ़ा बुढ़ी होती है जो उसका बेटा निकाल देते घर से, वो वृद्ध आश्रम में रहते। मतलब ट्रांसजेंडर्स कहाँ पे रहेगी, उसको घर से निकाल दिया जाता है तो वो कहाँ पे रहेगी, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो मेट्रो ट्रस्ट एनजीओ ने शेल्टर होम खोला था। शेल्टर होम बच्चों के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग्स देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, प्लेसमेंट्स दिलाते, 3 महीने रखते, सिखाते। तो वहाँ पे भी मिनिस्ट्री का घर है वो शेल्टर होम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इतना बड़ा लिखा है बोर्ड। 12 बजे रात को वहाँ पे पुलिस ने आके सबको लाठीचार्ज किया, 12 बजे रात को। आप गूगल में अभी भी देख सकते हो, मित्र ट्रस्ट शेल्टर होम करके। इतना ज़्यादा मारे, जैसे लड़के को नहीं मारते, क्रिमिनल को, रेपिस्ट को नहीं मारते, ऐसे ही मारा ट्रांसजेंडर्स को। वो क्या करती वहाँ पे, और वहाँ से एम्बुलेंस तक नहीं आने को रेडी, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स नहीं देख रहे, इनको हाथ नहीं लगा रहे रात को 1 बजे। मेन ये सब चीज़ उसमें है, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी डाल रखा है, सब ने डाल रखा है, उनको हाथ भी नहीं लगा रहे डॉक्टर्स। सोचो तो कितनी डिस्क्रिमिनेशंस होती है। तो गलत चीज़ है काफ़ी, बहुत ही ज़्यादा गलत। इसी चीज़ को हम लेके आगे आते, पुलिस हमें अपोज करते, तो हम जाएगा। हमारे पास तो कोई नहीं, ना घर है, ना कोई है, ना आगे पीछे कोई, ना सोसाइटी। एक पुलिस है, पुलिस भी हमें मार रही है, पुलिस भी हमें अपोज कर रही, तो हम कहाँ पे जाएं। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है लोगों को हमारे लेके कि नहीं ये लोग तो ऐसे ही है, इनको लाइटली ले लो। नहीं अब आशा करते हैं इस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी फंडे क्लियर होंगे लोगों के जो ये नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो हमको दिख ही रहा है। आपने जो बताई अपनी कहानी, स्टोरी की, यार बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो बहुत कम है जो मैंने बोला है, दिस इज़ लाइक कि हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर तुम्हें जर्नी जानना तो यू कैन कम एट माई होम और आप मेरी जर्नी पूरा सुन सकते हो। चलो गाइज, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। हम लोग को मज़ा आ गया और आशा करते हैं आप लोग को, जैसे मैंने फिर से बोलूँगा कि भाई आशा करते हैं आप लोग के फंडे क्लियर हो गए हैं LGBT कम्युनिटी को लेकर। और बी सपोर्टिव टू दीज पीपल ऑल्सो, बिकॉज ये भी इन दी एंड सब लोग ही इंसान है। और क्या यार, एक सोसाइटी है, सोसाइटी का पार्ट है। इक्वालिटी, वी ओनली वांट इक्वालिटी, दैट्स इट। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है गाइज। ज़रूरी नहीं कि मतलब एक्सेप्ट करने में कुछ जा नहीं रहा आपका, समझ रहे हो। ज़रूरी नहीं है आप किसी को पोक करो, कुछ बोलो, कुछ टॉन्ट करो, उनके साथ अलग तरीके से बिहेव करो। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड यही इस पॉडकास्ट का मुद्दा था। तो उम्मीद है आपके माइंड में थोड़ी से नई चीज़ें आज, एक खुद हमारे को बहुत नया कुछ सुनने को मिला, नया जानने को मिला। और बिल्कुल हम सब साथ में मिलके एक बेटर सोसाइटी फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको खुद का पॉडकास्ट शो शुरू करना है तो हम लोग आपके लिए एक कोर्स लेकर आए हैं पॉडकास्टिंग का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ। एक इंट्रो वीडियो मिलेगी आपको, जिसको आप सुनकर अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो। बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें। एंड कैश के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में हैं, जाके इनको फॉलो करें। थैंक यू। आपका यूट्यूब चैनल भी है, ट्रांस लाइफ करके है, तो वो मैं उसका वहाँ पे गोल ब्लॉग्स बटन बनाती हूँ। और लाइक कैसे हम रेगुलर फेस करते हैं, जैसे कि डेली मुझे दुकान जाना हो या कहीं जाना हो, कुछ चीज़ें लेके जाना हो, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं। ऑटो वाला हो गया, कैब वाले हो गए, ट्रांस जो डेली लाइफ होती है एक ट्रांस पर्सन की, वो कैसे जीते हैं, वो दिखाने के लिए मैंने खोल रखा है। awesome। तो भाई जाओ, जाके चेकआउट करो इनका चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू हर। मिलते हैं आपसे। मिलते हैं। ओके, बाय बाय। Piyush, thank you so much for having me. Have a great day all. थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना भाई। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने खुद का पॉडकास्ट कोर्स शुरू करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए एक पॉडकास्ट का कोर्स, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पॉडकास्ट शूट कैसे होता है, उसमें क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं, वो एडिट कैसे करना है, गेस्ट को इनवाइट कैसे करना है, और सबसे ज़रूरी बात, इस सब से पैसा कैसे बनाना है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपको हमारी वेबसाइट पर लेकर जाएगी, जहाँ एक इंट्रो वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में बताया कि इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हम आपको सिखाएंगे। जाओ, उस वीडियो को देखो और अपने आप को उस कोर्स के लिए रजिस्टर करो। एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, आपके रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं, बाय बाय।